कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देखा, जिसमें हमने बात किया पैरेलल रिएक्शंस के ऊपर। पैरेलल रिएक्शंस का हम लोगों ने फॉर्मूला भी डिराइव किया और इसमें देखा कि ओवरऑल जो रेट कांस्टेंट होता है उसको मैं जितने भी रेट कांस्टेंट है उसके समेशन के बराबर बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ऐसा उसमें डिराइव होके आया। आज हम लोग और भी रिएक्शंस के टाइप्स की बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस में, बट उसके पहले पैरेलल रिएक्शंस में थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, उसको कवर करते हैं और एक दो क्वेश्चन भी उठाते हैं। उसके बाद फिर रिवर्सिबल और सीक्वेंशियल रिएक्शंस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले आज एक टॉपिक कवर करते हैं, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी इन पैरेलल रिएक्शन। तो एक्चुअली में है क्या कि एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटेड किया गया है आर्हेनियस इक्वेशन से। रेट कांस्टेंट में अगर मैं बात करूँ तो जैसे K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस EA बाई RT। अब उसी आर्हेनियस इक्वेशन की मदद से हम लोग जैसे ओवरऑल रेट कांस्टेंट बोलते हैं, वैसे ही ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कितना लगा सब रिएक्शन को मिला के उसकी बात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ A गिव्स B एंड A गिव्स C, ये मान लो K1 है, ये K2। तो इस केस में अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि मुझे मान लो कि इस पहली रिएक्शन में EA1 लगा हुआ है, दूसरी रिएक्शन में EA2 लगा है। देखो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर भी हो सकती है बट डिफरेंट भी हो सकती है, तो अपन डिफरेंट लेके चलते हैं। बराबर होगा तो दोनों को इक्वल करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो। तो पहले में मान लो EA1 लगा है, दूसरे में EA2 लगा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो इंडिविजुअल जो रेट कांस्टेंट हैं फर्स्ट और सेकंड जो पैरेलल रिएक्शन है उसके रिस्पेक्ट में आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो कि K1 इट इज इक्वल टू, अब क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया था जब अपन रिएक्शन अलग लिखते हैं तो जो A की वैल्यू होती है, क्योंकि वो रिएक्शन डिपेंडेंट वैल्यू होती है, तो जब रिएक्शन तुम अगर अलग लिख रहे हो तो तुम्हें वो वैल्यू भी अलग बोलनी पड़ेगी ना, बोलनी चाहिए। तो K1 इज इक्वल टू हम यहाँ पे मान लो कुछ A1 ले लेते हैं इंटू E की पावर माइनस EA1 अपॉन RT, क्योंकि दोनों रिएक्शन एक ही साथ साइमल्टेनियसली अपन करा रहे हैं तो टेम्परेचर तो सेम ही उठाएंगे, है ना। टेम्परेचर दोनों में अलग नहीं जा रहा है, वो तो साइमल्टेनियसली ये भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली ये भी हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, तो T वी विल टेक द सेम। सिमिलरली K2 की अगर बात करें तो उसको तुम ऐसा लिख सकते हो कि क्योंकि इट इज़ अ डिफरेंट रिएक्शन, तो जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है आर्हेनियस फैक्टर वो अलग हो जाएगा, तो A2 में ले लेता हूँ इंटू E की पावर माइनस EA2 बाय RT। और तुम्हें पता है अगर मैं ओवरऑल रेट कांस्टेंट देखूँ इसका, तो बेटा मैं ये बोल सकता हूँ कि K0 इट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, K0 इज इक्वल टू K1 प्लस K2, इस तरह से अपन बोल सकते हैं। क्लियर है, बोलो। जो निकल के आया था ओवरऑल रेट कांस्टेंट एडिशन के बराबर, समेशन के बराबर होता है। तो क्योंकि मुझे ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है पैरेलल रिएक्शन में, किस तरीके से वो रिलेट होता है इंडिविजुअल मान लो कि एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में या रेट कांस्टेंट के टर्म में अपन को निकालना है।
तो यहाँ से के नॉट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि के नॉट इट इज इक्वल टू सम ए नॉट ई की पावर माइनस ई ए नॉट अपॉन आर टी। ओवरऑल के मान लो कि हमने यहाँ पे बात कर दी, इस तरह से अपन बोल सकते हैं। क्लियर? इट इज इक्वल टू ए वन ई की पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी प्लस ए टू इंटू ई की पावर माइनस ई ए टू अपॉन आर टी, है ना। ये इक्वेशन अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब थोड़ा ध्यान देना कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं इस पूरी इक्वेशन में टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ध्यान देना यहाँ पे टी मतलब टाइम नहीं है बेटा, टी मतलब टेम्परेचर है, उससे मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। मतलब मैं इतना डी ऑफ इतना बाय डी टी निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये किस तरह से हो जाएगा। इसको मतलब हम ये करने जा रहे हैं कि टेम्परेचर के टर्म में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो ये तो कांस्टेंट है ए नॉट, ये तो बाहर ही रह जाएगा। ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई की पावर एक्स होता है, बट अगर अंदर फंक्शन है तो आपको चेन रूल लगा के उसको साइड करना होता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ए नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, इंटू ई की पावर एक्स पहले एक बार लिख देंगे, तो ई की पावर माइनस ई ए नॉट बाय आर टी, और इंटू इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन। तो इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो अगेन ई ए नॉट और आर इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, बट 1/t का डिफरेंशिएशन वहाँ पे आ रहा है। तो 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/t स्क्वायर, है ना। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस ई ए नॉट अपॉन आर को बाहर ले लो और फिर इंटू माइनस 1/t स्क्वायर बन जाएगा वो। भाई समझ रहे हो? ए नॉट कॉन्स्टेंट है तो ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स और इंटू चेन रूल लगाओ के अंदर, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाला चीज़ तो कांस्टेंट है, माइनस ए नॉट मैंने बाहर ले लिया, और फिर 1/t का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस 1/t स्क्वायर। तो माइनस 1/t स्क्वायर करोगे तो इस तरह से आएगा। इसी तरह से इधर भी अपन बना सकते हैं। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा a1 इंटू ई की पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी और इंटू इसके अंदर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए वन अपॉन आर इंटू माइनस 1/t स्क्वायर और प्लस a2 इंटू ई की पावर माइनस ई ए टू अपॉन आर टी इंटू माइनस ई ए टू अपॉन, यहाँ पे ई ए वन कर देना बेटा, है ना, ई ए वन है, इसका कांस्टेंट आएगा बाहर, ई ए टू अपॉन आर इंटू माइनस 1/t स्क्वायर। देख लो ध्यान से, एकदम क्लियर होना चाहिए। भाई जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स पहले आ जाएगा और उसके बाद चेन रूल लगा के अंदर डिफरेंशिएट करके लिख पाओगे। वही मैंने किया है, सब में एक ही टाइप का स्टेप किया है। अब देखो ये जो टर्म है ए नॉट ई की पावर माइनस ए नॉट अपॉन आर टी, ये क्या था, ये अपना के नॉट था। ठीक है, तो मैं इसको फिर से के नॉट लिख देता हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार इतना बड़ा बड़ा जो है तुमको देखने को मिले। तो सिंप्लिसिटी के लिए अपन इसको के नॉट लिख देते हैं। इस टर्म को क्या लिख देते हैं, ए वन ई की पावर माइनस ये अपना क्या है, ये के वन है, इसको के वन लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको के टू लिख सकते हो। ध्यान से देख लो, ए टू इंटू ई की पावर माइनस ए टू बाय आर टी। तो दिस इम्प्लाइज करके मैं लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज के नॉट, के नॉट हो गया, इंटू माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर
इट इज इक्वल टू K1 इंटू EA1 अपॉन RT स्क्वायर प्लस K2 इंटू EA2 अपॉन RT स्क्वायर। तो यहाँ से क्या तुम कर सकते हो, यहाँ से अपन RT स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा K0 इंटू EA, ये नॉट है, EA0 इट इज इक्वल टू K1 इंटू EA1 प्लस K2 इंटू EA2। तो ओवरऑल जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA0, उसका आंसर क्या आ गया कि K1 EA1 प्लस K2 EA2 डिवाइडेड बाय K0। K0 का मतलब क्या है, K1 प्लस K2। आई होप ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। अरे K0 से डिवाइड हो रहा है ना, K0 मतलब क्या है, दोनों का एडिशन। देखो यहाँ पे लिखा है K1 प्लस K2। तो जो फाइनल रिजल्ट होता है, ओवरऑल जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो कितनी हो जाती है, K1 EA1 प्लस K2 EA2 बाय K1 प्लस K2, है ना। इसको बोलते हैं कि मीन एवरेज निकालना। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी इन पैरेलल रिएक्शन। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखो इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो तुम लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो बच्चों, आपको एक पैरेलल रिएक्शन दिया गया है और बोला गया है कि ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है आपके पास A0। एट एनी टाइम जो कंसंट्रेशन है दैट इज 80, और बी का BT, सी का CT, ऐसा बोल रहा है। तो वो बोल रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन में और अभी के जो कंसंट्रेशन है उसमें तुम्हें एक रिलेशन ड्रॉ करना है। अब देखो ये क्वेश्चन देखते तुमको लगेगा कि क्या सर इसमें हमको फॉर्मूला कुछ लगाना है, पैरेलल रिएक्शंस का जो पढ़े हैं कि बी का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, सी का निकाल लेते हैं और फिर जो है उसको करते हैं। तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको उसने एग्जैक्टली इसका वैल्यू क्या होगा वो नहीं पूछा है। इसने क्या पूछा हुआ है, इसने बस ये पूछा हुआ है कि भाई BT CT A0 इसके टर्म में तुमको नेट जो वैल्यू है उसकी बात की गई है। तो नेट जो आपको वैल्यू है उसका यहाँ पे खाली आपको आंसर बताना है
तो दिस कैन बी सिंपली सॉल्व बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। और अगर तुम केमिकल इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से समझो तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो ये मेरा ए है, तो एक रिएक्शन तो चल रही है कि ए से N1B बन रहा है, K1 जब होता है तब। सिमिलरली ए से N2C बन रहा है जब रेट कांस्टेंट क्या है, K2। क्लियर? तो अगर मैं मानता हूं कि T इज इक्वल टू 0 पे, मान लो कि ये A0 है और क्योंकि इनिशियली खाली ए ही प्रेजेंट है उसके बारे में बोला हुआ है तो हम बाकी सबको एब्सेंट मानेंगे, तो इसको 0 बोलेंगे, इसको भी 0 बोलेंगे। अब देखो मान लो T इज इक्वल टू T टाइम पे, इसमें से अगर पहली रिएक्शन को देखते हैं, मतलब बी वाला टर्म देखोगे, मान लो कि बी वाले के लिए यहाँ से x चला गया तो b कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, N1x। तो A0 माइनस एक्स गया अगर पहली वाली रिएक्शन के लिए। ध्यान देना क्योंकि मुझे साइमल्टेनियसली करना है, यहाँ पे अभी मैं b को ले रहा हूँ, यहीं पे c को भी मेरे को लेना पड़ेगा, बट अभी मैं फिलहाल b की बात कर लेता हूँ पहले। ऐसा नहीं है कि फिर अगले टाइम पे c की बात करूंगा, ऐसा नहीं, क्योंकि मुझको एक ही टाइम पे दोनों रिएक्शन हो रही है, तो उसी टाइम पे भी मैं फिर से उसमें और एडिट करने वाला हूँ, बट अभी के लिए मैं b को देख रहा हूँ। तो A0 में से मान लो x चला गया, पहली रिएक्शन को मान लो कि मैं कंसिडर करूँ कि यहाँ से x चला गया होगा तब b कुछ फॉर्म हुआ होगा, तो जब x गया होगा तो b कितना फॉर्म हो गया होगा, b का कंपोनेंट मान लो N1x फॉर्म हो गया होगा। सिमिलरली तब तक उतने टाइम तक जब तक ये x गया तब तक दूसरी रिएक्शन जो c बना रही है, मान लो कि वो कितना चला गया, वो कुछ y चला गया, तो अगर यहाँ से y जाएगा तो वो कितना फॉर्म हो जाएगा, वो N2Y फॉर्म हो जाएगा। देखो ध्यान से बेटा, एकदम ये क्लियर होना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू डाल के जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये वाला चीज जो है एकदम क्लियर रखो। A0 और यहाँ पे पहले 0 0, फिर A0 माइनस एक्स माइनस वाई, फिर N1x और ये N2y, इस तरह से हो गया। अब देखो AT की अगर बात करें तो AT क्या है, AT इज दिस, BT इज दिस एंड CT इज दिस, क्योंकि ये वो कंसंट्रेशन है जो एट ए टाइम इज इक्वल टू T पे हमने बोला हुआ है। तो दिस सिंपली मीन्स कि AT इट इज इक्वल टू A0 माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसा बोल सकते हैं। BT इट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट N1x एंड CT इट इज इक्वल टू N2y। तो इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू BT और CT के टर्म्स में जो है वो आ जाएगी। मतलब x बराबर क्या हो रहा है, x बराबर हो रहा है BT अपॉन N1 एंड y बराबर क्या हो रहा है, CT अपॉन N2, इस तरीके से हो रहा है। तो मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को यूज करते हुए फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x y by using equation 2 and 3 in first। x और y की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 और 3 में जो आया उसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में अपन वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा कि AT इट इज इक्वल टू A0 माइनस BT बाय N1 माइनस CT बाय N2। इसका मतलब क्या हुआ, A0 और AT BT CT में आपके पास रिलेशन मतलब आपको मिल चुका है एंड दैट विल बी आवर आंसर। A0 इट इज इक्वल टू
AT प्लस BT बाय N1, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड प्लस CT बाय N2। दिस इज आवर फाइनल आंसर कि इनिशियल कंसंट्रेशन को आपने, जो कंसंट्रेशन अभी प्रेजेंट है AT BT और CT, उसके टर्म में लिख देना है। तो ध्यान रखिए कि पैरेलल रिएक्शंस में सॉल्व किस हिसाब से किया जाता है। तो सॉल्व करने का जो तरीका है वो यही है कि आपको साइमल्टेनियसली, मतलब जैसे आप जब नॉर्मल सॉल्व करते थे क्वेश्चन, तो नॉर्मली सॉल्व करने में और ये इस तरह से सॉल्व करने में क्या अंतर है? अंतर बस ये है कि वहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन को झेलना होता था, लेकिन यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे आपको दो इक्वेशन को या और भी ज़्यादा अगर ये पार्ट गिवन होते तो आपको और भी ज़्यादा साइमल्टेनियसली जो है चीज़ें वहाँ से घटा के यहाँ पे बढ़ाने वाले चीज़ करना पड़ता है, जो कि नॉर्मल जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें तो आपको मतलब एक ही बार में एक ही रिएक्शन देता था। भले जब 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर होता है, मोल कंसेप्ट वाला, उसमें कुछ कुछ पैरेलल रिएक्शंस के वहाँ पे क्वेश्चन तुमने किए होंगे, तो तुमने वहाँ देखा होगा कि वहाँ पे भी कुछ ऐसा किया गया था। ठीक है, वहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं कि साइमल्टेनियसली आप लोगों को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक्स में भी पैरेलल रिएक्शंस को इस तरह से आप डील कर सकते हो अगर पूछेगा तो। और मान लिया इसमें वैल्यू के टर्म में पूछता है, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तब तो भाई जैसे हम लोगों ने डेरिवेशन किया है तो BT और CT का जो एक्सप्रेशन है उसको पूरा ओपन कर लेना, K1 A0 वाला एक्सप्रेशन जो है E की पावर वाला, और उसके बाद फिर तुम उसकी वैल्यू पे जा सकते हो अगर क्वेश्चन ने आपको डेटा दिया हुआ है तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं पैरेलल रिएक्शन का। देखो अगेन पैरेलल रिएक्शन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। ऑब्वियसली जब वो फर्स्ट ऑर्डर बोलता है और कुछ मेंशन अगर नहीं है बेटा, तो तुम्हारा जो दिमाग है वो सबसे पहले किसको फर्स्ट ऑर्डर मानना चाहिए, किसको फर्स्ट ऑर्डर बोलना चाहिए, तो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ए। विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है ये फर्स्ट ऑर्डर बोलेगा। अगर किसी और के रिस्पेक्ट में बोलेगा क्वेश्चन तो वो खुद ही बता देगा, इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। और जनरली जो मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग जो बात करते हैं रेट लॉ वगैरह, तो उसमें रिएक्टेंट वाला ही पोर्शन आता है, तो आपको पहले रिएक्टेंट को ही पकड़ना है। तो इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, ये बात तो आपको क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बोल रहा है कि कैलकुलेट द टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी आर इक्वल, और बोला इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज स्मॉल ए। तो देखो जब बात करते हैं कि ए बी और सी का कंसंट्रेशन तीनों का बराबर हो, ऐसा वो बोल रहा है, तो नेट जो अपना
कंसंट्रेशन है, जब आप लेके चले हो ए और बोल रहा है कि तीनों का बराबर हो गया, तो वो कैसा हो सकता है? वो तीनों का बराबर तभी हो सकता है जब तीनों इक्वली डिवाइड हो जाए। कंसंट्रेशन जो है वो तीनों इक्वली डिवाइड हो जाए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ए नॉट की वैल्यू जो है ऑब्वियसली वो होगी कि ए टी प्लस बी टी। यहाँ पे तो एन देखो है नहीं कहीं पे। इसी क्वेश्चन के लिए मैंने पहला क्वेश्चन तुमको डिराइव करवाया था जिसमें आगे n1 n2 लिखा था, लेकिन यहाँ पे n1 की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो बी टी बाय 1 हो जाएगा प्लस सी टी बाय 1, ऐसे ही बोल दोगे डायरेक्टली। हमेशा क्या किया करो ना, तुम इसी तरह से गेम प्ले किया करो। मतलब जो भी तुम क्वेश्चन से सीखते हो उसको एज अ ट्रिक दूसरे क्वेश्चन में भी अप्लाई करने का प्रयास पूरा किया करो। तो ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी, इस तरह से आप ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हो ए नॉट की जो वैल्यू है। अब वो क्या बोल रहा है कि ऐसे टाइम पे पता करना है जब तीनों के तीनों कंसंट्रेशन बराबर है। तो ये तीनों का कंसंट्रेशन बराबर कब हो सकता है? बराबर तभी हो सकता है जब तीनों क्या हो, ए नॉट बाय 3 के बराबर हो। देखो, इफ ए टी इट इज इक्वल टू बी टी इट इज इक्वल टू सी टी, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तीनों अगर बराबर होगा तो ऐसे ही हो जाएगा ना कि ए नॉट इट इज इक्वल टू 3 ए टी, ऐसा बोल सकता हूँ। दिस मीन्स कि उस टाइम पे ए टी की वैल्यू क्या होगी? ए नॉट बाय 3, and that will be the value of bt also and that will be the value of ct also। bt ct की भी वही वैल्यूज हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? तो आपको इक्वेशंस के साथ डील करना भी आना चाहिए, फॉर्मूला वगैरह को यूज करने के अलावा, है ना। ये मैं बात तुम क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ए टी की वैल्यू ए नॉट बाई 3, इवन बी टी की वैल्यू भी कितनी हो गई? ए नॉट बाई 3। इवन सी टी की वैल्यू भी कितनी हो गई? ए नॉट बाई 3। और इनिशियल कंसंट्रेशन ए था, मतलब आप इसको बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू ए बाई 3, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए बाई 3, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए बाई 3। सब कंसंट्रेशन बराबर है। तो टाइम हमको निकालना है जब ऐसा हो जाता है। तो क्योंकि मुझे जब बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर, और बोलने का जब भी ऐसा मतलब होता है तो वो रिएक्टेंट के साइड होता है, मतलब इट इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट साइड। तो फर्स्ट ऑर्डर में हम ऐसा लिखते हैं कि के टी इट इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए टी, ऐसा लिखते हैं। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पे जो के है वो क्या बोलोगे? यहाँ तो K1 भी है K2 भी है, तो यहाँ पे जो K बोलोगे वो यहाँ बोलोगे कि K नॉट ओवरऑल लेना पड़ेगा इनटू T इट इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए टी। मतलब कि ए नॉट तो ए था, ए टी था ए बाई 3, तो यहाँ पे इस तरह से बोलना पड़ेगा क्योंकि ये तुमको बेटा ओवरऑल लेना पड़ेगा। ये बात का ध्यान दें। अब के नॉट की वैल्यू क्या लेके आओगे? के नॉट क्या होता है? K1 प्लस K2। तो K1 और K2 को किस तरह से तुम डिफाइन करोगे? टाइम कैसे यहाँ पे लेके आओगे? तो देखो, के नॉट अपना होता है K1 प्लस K2 हो जाएगा, यहाँ पे पैरेललेशन है तो, और BT CT की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है, दोनों बराबर ही है। क्वेश्चन ने खुद ही बोला था कि सब बराबर हो जाए। और अगर तुमको थोड़ा सा भी, मतलब तुम बादाम डेली खाते हो 4 गो, तो तुमको अगर याद होगा कि हम BT और CT का जो रेशियो है वो ऑलरेडी करवा चुके हैं कि वो कैसे आता है। और क्योंकि यहाँ पे N1 और N2 का कोई कंसेप्ट आगे कोफिशिएंट में नहीं है, तो BT बाय CT थोड़ा सा भी बुद्धि याद हो तो तुमको याद होना चाहिए कि इट इज इक्वल टू K1 अपॉन K2, ऐसा होता था ना, लास्ट क्लास से याद है, होना चाहिए। तो BT बाय CT की वैल्यू K1 बाय K2 के रेशियो में वेरी करती है, और क्योंकि BT CT बराबर है, दिस इंप्लाइज K1 इट इज इक्वल टू K2 हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं K नॉट को किसी के भी टर्म में लिख सकता हूँ, K1 के भी टर्म्स में लिख सकता हूँ, इवन K2 के भी टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन में तो गिवन है, तो आंसर उसके फॉर्म में आएगा तो सही माना जाएगा। तो K नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इंप्लाइज K नॉट विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2, मतलब ट्वाइस हो जाएगा। या तो ट्वाइस ऑफ K1 बोल दो या तो ट्वाइस ऑफ K2 बोल दो, इस तरह से बोल सकते हैं अपन K नॉट की जो वैल्यू है, एंड उसको हम लोग उठा लेते हैं।
तो उसको उठाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मान लो कि इसको ट्वाइस K1 लिख देते हैं, ट्वाइस K1 इंटू टी इट इज इक्वल टू ln, ये कितना बन जाएगा, ए से कट गया, ln 3 हो गया, तो दिस एम्प्लाइज टाइम इट इज इक्वल टू ln 3/2 K1 विच इज इक्वल टू ln 3/2 K2। किसी भी टर्म में जिसमें भी आपको ऑप्शन में उसने आंसर दिया होगा आप ऐसा उसको बोल सकते हैं। तो आई होप तुम्हें किस तरह से पैरेलल रिएक्शंस के क्वेश्चन को डील करते हैं वो यहाँ पे समझ जो है वो मिल गई हो कि कैसे के को आप एलिमिनेट कर सकते हो, या क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में पहले लाने की कोशिश किस तरह से की जाती है। इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, तो पैरेलल रिएक्शन वाला पार्ट जो है वो अपना कवर हो गया। नेक्स्ट हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस देखने जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा बात करते हैं रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसा तुमको ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बात पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन सबसे पहली बात तो इमेजिनरी रिएक्शंस का पार्ट है, वो रियली में एग्जिस्ट नहीं करती है, एजम्पशन बेस पे उसको हम लोग मान लेते हैं, तो उसको हम लोग एक रिवर्सिबल साइन के साथ रिप्रेजेंट भी करते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ इस तरह से, A गिव्स B रिवर्सिबल मोड के साथ इधर वाला रेट कांस्टेंट को कुछ ले लेते हैं, मान लो KF बोल देते हैं, फॉरवर्ड वाले को रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसको बोल देते हैं KB रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। KF और KB जो है हम लोग ऐसे डिफाइन कर देते हैं, KF और KB। तो मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पे है ना हम लोग, क्योंकि इसमें हमको इक्विलिब्रियम तक जाना होता है और इक्विलिब्रियम तक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो हम पहले कुछ t इज इक्वल टू 0 पे जाएंगे, फिर कुछ t इज इक्वल टू t पे जाएंगे, और तब जाके हम लोग कुछ t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे भी जाएंगे। तो t इज इक्वल टू 0 पे मान लो कि ये कितना है, कंसंट्रेशन मान लो A0 है, जिसको हम लोग बाद में मान लो कि स्मॉल a लेके चल लेंगे, A0 इज इक्वल टू A ऐसा बोल के हम लोग चल लेंगे। और ये पहले है 0, क्लियर। उसके बाद t इज इक्वल टू t पे A0 में से मान लो कि कुछ कम हो जाता है, मान लो कि A0 में से x चला गया, तो भाई यहाँ से अगर x जाएगा तो यहाँ कितना प्रोड्यूस होगा, नॉर्मल 1 मोल जाता है तो यहाँ 1 मोल प्रोड्यूस होगा। कोफिशिएंट को देखो, 1 मोल जाता है तो 1 मोल प्रोड्यूस होगा, और 1 मोल जाएगा 1 मोल प्रोड्यूस होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये x प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर जब हम बात करते हैं कि क्योंकि रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर है, तो अगर हम बात करें कि इसका इक्विलिब्रियम टाइम आएगा, तो एट t इज इक्वल टू टी ई क्यू डिफाइन करते हैं, तो एट t इज इक्वल टू टी ई क्यू क्या हो जाएगा, मान लो A0 माइनस, इसको मैं एक्स ई क्यू लिख देता हूँ, A0 माइनस एक्स ई क्यू। तो जब ऐसा तुम लोग करोगे तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स ई क्यू प्रोड्यूस हो जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं कि जो एक्स ई क्यू है इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं। एक्स ई क्यू मतलब क्या हुआ, मेरा बी का कंसंट्रेशन हुआ एट इक्विलिब्रियम टाइम,
तो इसको रिलेट कैसे करोगे? ऑब्वियसली वी कैन रिलेट this concentration and this concentration by the help of equilibrium constant. तो equilibrium constant की अगर बात करें तो equilibrium constant जो Kc होता है, Kc होता है कि Kf by Kb. बोलो कोई दिक्कत? Kc is equal to Kf by Kb. और Kc is equal to अगर Kf by Kb है तो Kc एक और तरीके से हम लोग लिखते हैं कि B का कंसंट्रेशन बाय ए का कंसंट्रेशन. तो बी का कंसंट्रेशन की पावर 1 है ना, पावर के साथ लिखते हैं. लेकिन ये कौन सा कंसंट्रेशन? दिस इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की पावर 1 डिवाइडेड बाय ए का जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है उसकी भी पावर 1. क्लियर? तो बी का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना हुआ? बी का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है XeQ डिवाइडेड बाय अगर बात करूं तो ए का कंसंट्रेशन है A0 माइनस XeQ. तो देखो जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हैं वो अपन डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से डिराइव कर सकते हैं ना, लेकिन जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो आप ऐसे डिराइव नहीं कर पाओगे. उसके लिए फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा चीज़ों को, और कैसे इंटीग्रेट करेंगे उस पर हम लोग आएंगे. बट फिलहाल अभी के लिए अभी जो मैं निकाल रहा हूँ, अभी मैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो निकाल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम पे क्या क्या कंसंट्रेशन होगा. तो वो नॉर्मली आप इक्वेशन से सॉल्व करके ला सकते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट BT और AT, बट आई एम टॉकिंग अबाउट AT इक्विलिब्रियम एंड BT इक्विलिब्रियम. I'll be talking. तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा कि KF इंटू A0 माइनस XeQ इंटू KF इट इज इक्वल टू XeQ इंटू KB. तो यहाँ से अपन XeQ निकालने की कोशिश करेंगे. तो दिस इम्प्लाइज KF इंटू A0 इट इज इक्वल टू, देखो XeQ उधर जाएगा और कॉमन हो जाएगा, तो XeQ इंटू KF प्लस KB. तो दिस इम्प्लाइज XeQ इट इज इक्वल टू कितना हो गया? KF A0 बटा KF प्लस KB. बात समझ में आई? XeQ हो गया KF A0 अपॉन KF प्लस KB. सो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे जो डिसोसिएशन हुआ A के साथ और जितना B प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू आ गई. इसका मीनिंग एकदम क्लियर है कि अगर तुमको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चाहिए, रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर लिखा हूँ, बट ये नॉर्मली से ही आप सॉल्व करेंगे क्योंकि नॉर्मली से ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा. तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आपको Kc से डायरेक्टली निकल के आ जाता है. तो अगर मैं B इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, B इक्विलिब्रियम के मान लो की बात करता हूँ, तो B इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा? B इक्विलिब्रियम तो XeQ के बराबर है. देखो ये रहा B इक्विलिब्रियम. तो B इक्विलिब्रियम इट इज इक्वल टू XeQ विच इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आई है KF इंटू A0 अपॉन KF प्लस KB. अच्छा, और अगर AeQ की बात करोगे तो AeQ क्या है? A0 माइनस XeQ है ना, A0 माइनस XeQ. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि A0 माइनस इतना KF इंटू A0 बटे KF प्लस KB. तो ये LCM अगर तुम लोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा KF A0 प्लस KB A0 माइनस KF A0 बटा KF प्लस KB. तो KF A0 से KF A0 क्या जाएगा? कट जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा KB A0 बाय KF प्लस KB.
ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए ई क्यू की वैल्यू। समझ में आया? नोट कर लो। तो ये अभी हमने इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशंस हैं उसको डिराइव कर लिया। तो ये तो हमने बात की बच्चों कि जैसे इक्विलिब्रियम पे अगर आपको डिराइव करना है कि कंसंट्रेशन ए और बी का कितना कितना है, उसकी यहाँ पे बात हुई है। अब नेक्स्ट जो अपना जो टास्क है, क्योंकि हमें जनरली इक्विलिब्रियम का नहीं पूछता है बट रिवर्सिबल में पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये आपको डिराइव करके दिखा दिया। अगर बी की बात करेगा ऐसे करके तो के एफ ए नॉट अपॉन के एफ प्लस के बी, और ए की बात करेगा तो के बी ए नॉट अपॉन के एफ प्लस के बी, इस तरह से आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप बी इक्विलिब्रियम और ए इक्विलिब्रियम का रेशियो निकालेंगे तो फिर से आपको के बी बाय के एफ वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। ये आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लो कि अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखता हूँ अगर बी इक्विलिब्रियम अपॉन ए इक्विलिब्रियम, इसका रेशियो अगर पूछ लेता है इस टाइप की रिएक्शंस के लिए, मतलब ये अपॉन ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा के एफ बाय के बी इस तरह से आ रहा है, विच इज़ सेम जो यहाँ से भी आपको देखने को मिला था इनिशियली। मैच होना चाहिए और हो भी रहा है भाई। इनिशियली भी बी अपॉन ए निकाल तो क्या था, के बाय के बी होता ही है नॉर्मल इक्वेशन से, और जब आपने डिराइव कर लिया तो वहाँ से भी ये बात होनी चाहिए, तो वहाँ से भी ये चीज़ हमेशा आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि बीटी और सीटी कैसे निकालें। ठीक है, बीटी और सीटी की वैल्यू को किस तरह से निकालोगे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि हल्का सा इंटीग्रेशन जो है वो मैं यूज़ करने जाऊँगा बीटी और सीटी की वैल्यू के लिए, तो थोड़ा सा सतर्क करना। जैसे में हम ए नॉट को मान लेते हैं कुछ की, ए नॉट जो है वो हम अपना स्मॉल ए बोल देते हैं। ठीक है, तो ए टी क्या है अपना ए माइनस एक्स, बी टी है एक्स। अब अगेन जब आप x की बात कर रहे हैं, बीटी और एटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इक्वेशन को अलग अलग करते हुए रिलेशन लिखो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो पहले मान लो कि हम बोल देते हैं बेटा कि मैं a गिव्स b की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे है के एफ, तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि R1 इट इज इक्वल टू के एफ इंटू ए। ए मतलब क्या है, ए मतलब 80। अच्छा, और क्या बोल सकता हूँ, इट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी फर्स्ट रिएक्शन, और क्या बोल सकता हूँ, प्लस डी बी बाय डी टी फर्स्ट रिएक्शन। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट लिखते हैं तो नेक्स्ट उल्टे वाले को दूसरी रिएक्शन लिख देते हैं, मतलब बी टू ए वाले के लिए लिख देते हैं। हमेशा तोड़ के करोगे ना तो कभी भी फंसोगे नहीं रिएक्शंस को सॉल्व करने में। तो हमेशा यही ध्यान रखना कि जितना आप रिएक्शन को तोड़ पाओ उतना आपका फायदा होगा। तो बी गिव्स ए पे जा रहे हैं इसमें के बी है, तो यहाँ R2 डिफाइन हो जाएगा, तो R2 इट इज इक्वल टू के बी इंटू बी का कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी फर्स्ट और प्लस डी ए बाई डी टी, सॉरी नॉट फर्स्ट, सेकेंड, और यहाँ भी सेकेंड रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं सर। तो बात करते हैं डी ए बाई डी टी टोटल की।
क्योंकि वहीं से अपन को इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन जो है पूरी मिलेगी। तो डी ए बाई डी टी टोटल देखो कहाँ कहाँ से आएगा। डी ए बाई डी टी टोटल का मतलब है डी ए बाई डी टी फर्स्ट और प्लस डी ए बाई डी टी सेकेंड। तो डी ए बाई डी टी टोटल will be equal to dA by dt first plus dA by dt second। बोलो पिक्चर क्लियर एकदम। dA by dt first plus dA by dt second। अब dA by dt first की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगी के एफ ए है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस को क्या करो कि उधर लेके चले जाओ। तो माइनस को उधर लेके जाओगे तो माइनस के एफ इंटू ए हो जाएगा, और ये तो प्लस में ही है तो ये तुम्हारा हो जाएगा के बी इंटू बी। तो आप यहाँ से इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं बेटा कि डी ए बाई डी टी इट इज इक्वल टू के बी इंटू बी, और यहां से माइनस में आ रहा है माइनस के एफ इंटू ए। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, डी ए बाई डी टी करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, सोचो। डी ए बाई डी टी करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी। अगर हम डी ए बाई डी टी को देखेंगे तो डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी ऑफ ए, मतलब क्या है, ए का कंसंट्रेशन, मतलब कि ये हो जाएगा ए माइनस एक्स बाय डी टी। तो ए को डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, तो जीरो बन जाएगा। और माइनस एक्स को करोगे तो क्या हो जाएगा कि माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगा, मतलब दिस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी। और b की जगह क्या पुट करोगे, b की जगह तो x हो जाएगा, और a की जगह क्या हो जाएगा, a की जगह a माइनस एक्स हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी कि माइनस डी एक्स बाई डी टी इट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी इट इज इक्वल टू के बी इंटू एक्स माइनस के एफ इंटू ए माइनस एक्स। बोलो कोई दिक्कत। या इसको रीअरेंज करोगे तो ये बन जाएगा डी एक्स बटा डी टी इट इज इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस एक्स और माइनस के बी इंटू एक्स। देख लो ध्यान से, यही इक्वेशन जो है ये तुम्हारे पास बन जाएगी। अब एक काम करते हैं कि x वाले टर्म को यहाँ पे तुम लोग कॉमन ले लो, तो तुम्हारी, क्योंकि जब dx के टर्म में इंटीग्रेशन तुम्हें करना ही है तो क्या करो, x वाले टर्म को तुम लोग कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, dx बटा dt इट इज इक्वल टू, ये ए के एफ है, ये माइनस एक्स के एफ है, और ये माइनस के बी एक्स है ना। तो क्या करोगे, ये हो जाएगा ए के एफ और माइनस एक्स इंटू के एफ प्लस के बी। देख लो, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर? आई थिंक दैट दिस शुड बी द क्रिस्टल क्लियर। अपन इस इक्वेशन को उठा के, इस इक्वेशन को उठा के देखते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन इसका करेंगे कि डिराइव हो जाएगा पूरा टर्म। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं।
तो अपने पास इक्वेशन है dx बाय dt इज इक्वल टू ए के एफ माइनस एक्स इंटू के एफ प्लस के बी, इस तरह से है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि dx अपॉन ए के एफ माइनस एक्स के एफ प्लस के बी इट इज इक्वल टू डी टी। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर? अब ये वाला पार्ट को तुमको इंटीग्रेट करना है बस, और तुम्हारा बाकी कोई टेंशन नहीं। तो तुमको दिखाई दे रहा होगा ये 1/x dx टाइप से बन रहा है ना। नहीं दिखाई दे रहा तो अभी दिखा देता हूँ तुमको। अगर तुमको ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे सर ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है, भाई इसको ऐसा लिख सकते हो dx अपॉन इसको क्या कर दो कि x के एफ प्लस के बी माइनस ए के एफ इट इज इक्वल टू माइनस डी टी। माइनस साइन को उधर मान ले पहुंचा दे, कोई दिक्कत? ये हो गया 0 से t और ये हो गया x पहले 0 था, 0 से लेके x। अब यहाँ पे dx अपॉन x टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है? क्लियर? तो तुमको dx अपॉन x मतलब 1/x dx दिखाई दे रहा है, मतलब ln x कहीं ना कहीं से आ सकता है। बाकी तो ये जो चीज़ है ये कांस्टेंट है ना, तो ln x आ सकता है, लेकिन क्योंकि चेन रूल लगाओगे भाई 1/x dx का इंटीग्रेशन जो है वो ln x होता है, लेकिन कुछ और फंक्शन हो तो चेन रूल लगाओगे। तो x दिखे तुम्हें, इसलिए मैंने इसको आगे से बढ़ा दिया और इधर माइनस लगा दिया, नहीं तो नॉर्मली भी कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि log ऑफ ये टर्म बटा इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के टर्म में, तो डिफरेंशिएशन ये तो 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है और के एफ कांस्टेंट है, ये आएगा नहीं। और x यहाँ से कटेगा तो के एफ अपॉन के बी तुम्हारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मतलब मैं इस तरह से इसको बोल पाऊंगा, ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा कि 1/kf प्लस के बी इंटू ln ऑफ ये पूरा टर्म है ना, ln ऑफ x इंटू इसको ब्रैकेट खाली देते हैं के एफ प्लस के बी माइनस ए के एफ। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इस पर लिमिट लगा देंगे 0 से लेके x इट इज इक्वल टू t माइनस 0 होता है, माइनस साइन लेके ना है तो माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेके x। अब देखो उसमें लिमिट हम पुट करते हैं, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो बेटा बाहर ही आ जाएगा है ना। इसको क्या करता हूँ कि इधर लेके आ जाता हूँ, बाकी इसके अंदर अपन लिमिट लगा देते हैं। मतलब अपन को लिमिट कहाँ लगाना है? लिमिट लगाना है ln x इंटू के एफ प्लस के बी माइनस ए के एफ। इस चीज़ पे अपन को लिमिट लगाना है फ्रॉम 0 टू x विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एफ प्लस के बी इंटू टी। तो एक बार इसमें x पुट करेंगे, एक बार इसमें 0 पुट करेंगे। तो x पुट करोगे इस पूरे एक्सप्रेशन में तो ये क्या बन जाएगा? ये यही आ जाएगा, ये हो जाएगा ln x इंटू के एफ प्लस के बी माइनस ए के एफ और माइनस x की जगह 0 पुट करोगे
तो ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस ln ऑफ आ जाएगा माइनस AKF। देख लो ध्यान से, इट इज इक्वल टू माइनस KF प्लस KB इंटू टी। तो ये क्या बन रहा है log C माइनस log D बन रहा है। log C माइनस log D मतलब log C बाई डी, ऐसा बोल सकते हैं। log C माइनस log D मतलब log C बाई डी। तो यहाँ पे आ जाएगा ln log C माइनस log D, मतलब कि इतना अपॉन माइनस ऑफ AKF से वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln x इंटू KF प्लस KB बटा माइनस AKF और माइनस ये 1 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू माइनस KF प्लस KB इंटू टी। देखो ध्यान से, यहाँ तक एकदम जो है तुमको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद इसको रीअरेंजमेंट जो है अपन करते हैं। तो रीअरेंज करोगे तो किस तरह से रीअरेंज होगा क्या करो कि यहाँ पे नेगेटिव साइन तुम देख सकते हो कि आगे है ना। तो इसको डिवाइड मार सकते हो, या इसको क्या करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये है कि XKF XKB और माइनस AKF। मैं क्या करता हूँ कि एंटी लॉग ले लेता हूँ। एंटी लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ले लोगे तो ये बन जाएगा कि x इंटू KF प्लस KB बाय माइनस AKF माइनस 1 इट इज इक्वल टू e की पावर माइनस KF प्लस KB इंटू टी। ध्यान देना, ट्रांसफॉर्मेशन बस कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हमको वहाँ से x को निकालना था इसलिए हमने इस तरह से किया है। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा उस पर ध्यान दो। इसको अपन बोल सकते हैं कि x इंटू KF प्लस KB बाय माइनस AKF इट इज इक्वल टू 1 प्लस e की पावर माइनस KF प्लस KB इंटू टी। और x की वैल्यू यहाँ से बोली जा सकती है कि x इट इज इक्वल टू माइनस AKF बाय KF प्लस KB इंटू 1 प्लस e की पावर माइनस KF प्लस KB इंटू टी। तो इस बात का ध्यान रहे कि इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। log C माइनस log D हुआ तो हमने माइनस AKF से इसको डिवाइड कर दिया और आगे x जो है यहाँ पे पहले पुट किया, फिर यहाँ पे एक बार 0 पुट किया। तो 0 पुट करने पे इस तरह से इक्वेशन जो है वो बन गई और उसके बाद नॉर्मली बस ट्रांसफॉर्म किया है। तो x की जो वैल्यू है वो AKF अपॉन KF प्लस KB 1 प्लस e की पावर माइनस KF प्लस KB इंटू टी आ रही है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म, ये वन ऑफ द फॉर्म है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक और फॉर्म पे आएंगे जिसमें देखो ये आंसर गलत नहीं है, बट जस्ट बिकॉज
कि आपको माइनस लग रहा है तो आप सोच सकते हो कि सर माइनस मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है, माइनस तो मतलब कैसे हो सकता है, क्वांटिटी जो है यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, रेशियो दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन जब तुम वैल्यू पुट करोगे ना उसके अंदर तो अपने आप वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको एक और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे कुछ हम लोग और चेंजेस करेंगे जिससे कि तुमको फिर वहाँ पे कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी दिखेगी, लेकिन इधर प्लस दिखेगा तो अंदर फिर कुछ और माइनस आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी रिएक्शन का एक और ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जो कि ज़्यादा जनरल मतलब यूज़ होता है। तो तब तक के लिए इस पूरे डेरिवेशन को नोट करो और रिवर्सिबल रिएक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको इन फॉर्मूले से फिलहाल के लिए सॉल्व करने की कोशिश करो। और नेक्स्ट क्लास में एक और फॉर्मूला इसकी इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो भी अपन करा देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा कुछ पैरेलल रिएक्शंस के क्वेश्चन किस तरह से करते हैं और रिवर्सिबल इक्वेशन पे हम आए थे। हम लोगों ने एक्स ई क्यू मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ ए बी निकाला था और बी टी सी टी भी जो है वो डिराइव करे थे। और मैंने तुम्हें बताया था कि एक और फॉर्म है जिसमें उसको देखा जाता है। लास्ट क्लास वाले डेरिवेशन में वो जो फॉर्म है उसमें थोड़ा सा एडिट कर लेना आज, क्योंकि आई थिंक कहीं पे माइनस प्लस का लास्ट क्लास में कुछ थोड़ा एरर हो गया है, तो उसको थोड़ा देख लेना कि जो फॉर्म बोली जाती है वो किस तरह से वहाँ पे माइनस प्लस थोड़ा एडिट कर लो बेटा। तो फिर से उसको डिराइव कर देते हैं, एक बार देख लो। ए गिव्स बी, यहाँ पे के एफ और के बी अपन बोल रहे थे, और ए से बी होता है तो उसको के एफ बोल रहे हैं, और बी से ए होता है तो इसको के बी बोल रहे हैं। तो R1 which is equal to kf into A, it is equal to minus dA by dt first, which is equal to plus dB by dt first. R2 it is equal to kb into B, which is equal to minus dB by dt second, और प्लस dA by dt second। तो dA by dt टोटल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, मतलब कि के बी इंटू बी माइनस के एफ इंटू ए, है ना, वहाँ माइनस साइन है, इधर आ जाएगा। तो के बी इंटू बी माइनस के एफ इंटू ए ऐसा बैठ रहा है। तो बी जो है वो अपना एक्स है और ए जो है वो ए माइनस एक्स था, और इसको निकाले थे लास्ट क्लास में, ये माइनस डी एक्स बाई डी टी निकल के आया था बेटा, तो उसको एज इट इज़ मैं लिख रहा हूँ, माइनस डी एक्स बाई डी टी इट इज़ इक्वल टू के बी इंटू एक्स माइनस के एफ इंटू ए माइनस एक्स। मतलब कि ये क्या बन जाएगा, माइनस ए के एफ और माइनस ए के एफ और प्लस एक्स ना, प्लस एक्स इंटू ए एफ प्लस के बी। देखो ध्यान से,
माइनस प्लस आज नहीं गड़बड़ाना चाहिए, कभी कभी हो जाता है, इतना सा कुछ बोर्ड पे लिखा रहता है कि इधर उधर हो जाता है। तो ठीक है, ये तो सही है। तो अपन लिख रहे हैं dx अपॉन x इंटू kf प्लस kb माइनस akf इज इक्वल टू माइनस dt। इसको उधर लेके चले गए, उसको लेके आ गए, और माइनस साइन को इधर लेके आ गए, 0 से लेके t, 0 से लेके x। ये बन जाएगा कि 1 अपॉन kf प्लस kb इंटू ln ऑफ ये थिंग x इंटू kf प्लस kb माइनस akf लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, 0 से लेके x इट इज इक्वल टू माइनस टी। इसको उधर लेके चले जाते हैं और एक बार x पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे। तो ध्यान दो यहाँ पे लास्ट क्लास में यहीं पे जो है थोड़ा सा माइनस प्लस का इशू आ गया, हालांकि उस समय फॉर्म ठीक लग रहा था, बट अगेन वो पूरा टर्म नेगेटिव हो रहा है तो उसको चेंज कर लेना, माइनस का वहाँ पे इशू आ गया है, तो इसलिए आज हम पूरा इसको फिर से डिराइव कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से तो x पुट करेंगे तो ये वही आएगा पूरा, ये हो जाएगा ln x इंटू kf प्लस kb माइनस akf, और माइनस 0 पुट करेंगे तो ये बच रहा था ln ऑफ माइनस akf इट इज इक्वल टू माइनस kf प्लस kb इंटू t। So this implies log c minus log d, मतलब log c by d। तो log c by d अगर है तो माइनस ए के से डिवाइड हो रहा था, वो बात सही थी। यहाँ तो माइनस ए के से डिवाइड होगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस करोगे तो ये प्लस बन जाएगा, जो कि शायद हम वहाँ पे उस दिन माइनस होनी गलती से लेके चले गए। तो ये बन जाएगा कि ln जैसे अगर हम इसको ऐसा लिख दें x इंटू के एफ प्लस के बी माइनस ए के एफ डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय माइनस ए के एफ, इट इज इक्वल टू माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी। और इसको फर्दर ओपन करते हैं। तो इसको फर्दर ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन रहा है कि ln ये इसको सेपरेट करेंगे अगर तो यहाँ माइनस जाएगा, लेकिन उसको सेपरेट करेंगे तो पता माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ln 1 माइनस x अपॉन ए के एफ इंटू के एफ प्लस के बी। देखो ध्यान से, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एफ प्लस के बी इंटू टी। भाई सेपरेट करो तो ये माइनस साइन के साथ सेपरेट होगा, और जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए के एफ बटा ए के एफ तो कट जाएगा ना, 1 हो जाएगा, इसलिए मैं 1 लिख रहा हूँ वहाँ पे। दिस इम्प्लाइज, अब क्या करो, अब एंटी लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय ए के एफ
के एफ प्लस के बी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू